नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन कवियों की श्रृंखला को अभी एक विराम देने का समय आ गया है। हालांकि ये विराम ही है, समाप्ति नहीं, क्योंकि अंततः मुझे तो कविता की दुनिया में ही अपना घर लगता है। और दूसरी बात ये कि मैंने शुरुआत 20 कवियों से की थी, 40 से ज़्यादा कवि हो गए और मेरे कई पसंदीदा कवि छूटे हुए हैं। इसमें विष्णु नागर नहीं है, लीलाधर मंडलोई नहीं है, इसमें लालटू नहीं है, इसमें विमल कुमार, संजय चतुर्वेदी और कई नाम जो मैं याद कर सकता हूँ लगातार, अशोक वाजपेयी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो इसमें नहीं हैं। तो कई युवा कवि जो लगातार अपनी कविताओं से एक अलग तरह के आस्वाद की रचना कर रहे हैं, वो सब इसमें नहीं है। तो कविताओं की श्रृंखला में वापसी होगी, लेकिन आज इस विराम के मौके पे, इस अर्धविराम के मौके पे मैं अपने एक पसंदीदा कवि को चुनना चाहता हूं और वो हैं आर चेतन क्रांति। आर चेतन क्रांति क्यों? आर चेतन क्रांति की कविताओं पे पहली बार मेरा ध्यान शायद 2002 का साल था, जब उनको भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान मिला था। तब पहली बार मेरा ध्यान उन पे गया और उनकी जो कविता थी सीलमपुर की लड़कियां, वो कविता बड़े खरे यथार्थवाद से निकली कविता थी। वो सीलमपुर की उन लड़कियों को जरा भी रोमांटिसाइज नहीं करते हैं, धीरे धीरे बताते हैं कि कैसे ज़माना बदल रहा है, कैसे उन लड़कियों को बाजार और नई व्यवस्था जो प्रबंधन की है अपनी ओर खींच रही है, कैसे ये ज़माना, ये दुनिया बदल रही है। आने वाले वर्षों में जब उनका पहला कविता संग्रह शोकनाच आया, शायद 2004 की बात होगी, और बाद में वीरता पर विचलित ये जो दूसरा संग्रह उनका था वो आया, और इन दिनों उनका तीसरा संग्रह पिछले दिनों आया है, आत्मद्रोह। इन 3 संग्रहों से गुजरते हुए मैं पाता हूँ कि जो 21वीं सदी की दुनिया है, अपने प्रपंचों के साथ, अपनी जटिलताओं के साथ और सब कुछ को के प्रबंधन की अपनी अचूक योग्यता के साथ, उसका प्रतिकार अगर कविता में सबसे समर्थ ढंग से जो कुछ कवि कर रहे हैं, उनमें आर चेतन क्रांति प्रमुख हैं। आर चेतन क्रांति इस दौर की विडंबनाओं को, वो इस बात की ओर ध्यान खींचते हैं कि जो कुछ है सब प्रबंधन योग्य बना दिया गया है। इन दिनों दुख भी प्रबंधन योग्य है, चुनाव का भी प्रबंधन किया जा रहा है। और मुझे ख्याल आया बात करते करते कि कुछ दिन पहले जब बिहार में गहन मतदाता सूची निरीक्षण पुनरीक्षण का काम चल रहा था, तो उनकी कुछ पंक्तियां जो 2004-05 में लिखी गई थीं, अचानक प्रासंगिक सी उठी। वो कविताएं जो थी, वो कविता जो उनके संग्रह की पहली कविता थी, उस संग्रह की वो कविता अचानक प्रासंगिक हो उठी। उसकी आखिरी पंक्तियां, हालांकि मैं उसको चाहता हूं शुरू से, परिभाषित के दरबार में उसका नाम था। इसकी शुरुआत से ही पता चलेगा कि आर चेतन क्रांति कितने सावधान, कितने सजग और कितने समर्थ कवि हैं, कैसे वो कविता का एक नया शिल्प बना रहे हैं। सभी जागृत जीव जिनकी रगों के घोड़े मांद पर बैठे ध्यानरत खाते होंगे संतुलित पुष्ट घास, विचार करेंगे उन सभी पशुओं की नियति पर जिनके खुर नहीं आते उनके वश में। वे ईश्वर को सलाह देंगे कि ये बैल, ये भैंस, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये चूहा, ये हिरन, ये लोमड़ी, ये सब दरअसल जंगल के जानवर हैं कि इनके विकास के लिए कोई विज्ञान रचा जाए। वे सब परिस्थितियां और मनस्थितियां होंगी जिनकी चेरी, जिन्होंने किए होंगे सारे कोर्स और शानदार ढंग से पाई होगी शिक्षा कि कैसे रखें काबू में कच्ची ऊर्जाओं को, कि कैसे निपटें ठाठे मारते इस पशु ताकत से जो हुक्म देती भी नहीं, हुक्म लेती भी नहीं, इसे उत्पादन में कैसे जोड़ें। वे सब एक दिन वहां बैठेंगे सिर जोड़कर और ईश्वर को सलाह देंगे कि थोड़ी छूट देकर देखें कि विज्ञान भी ये कहता है कि थोड़ी आज़ादी दो तो जानवर आसान हो जाता है।
तो मनुष्य के भीतर का जो प्राकृतिक राग है, जो मनुष्य के भीतर का पशुता, बड़ा अजीब सा शब्द हिंदी में या तमाम दुनिया में हो गया है, लेकिन सच ये है कि एक बड़ी, अगर सभ्यता श्रृंखला में देखें, एक बड़ी प्राकृतिक श्रृंखला में देखें, तो मनुष्य के भीतर जो ठाठे मारती आदिम प्रवृत्ति है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी प्रेरणा है, उन सबको काबू में पाने का, उन सबको नियंत्रित करने का नुस्खा ये बाजार, ये पूरी व्यवस्था खोज रही है। और जहां तक आते आते आर्य चेतन क्रांति 2004-05 में संग्रह छपा था, जाहिर है कि कविता उसके पहले उन्होंने लिखी होगी। करीब 20 साल बाद उन पंक्तियों को जैसे सच होते हमने बिहार में SIR के दौरान देखा, जब वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे थे। वो बिल्कुल आखिरी हिस्सा उस कविता का है। हवा में घुला हुआ गैंडा एक दिन उतरेगा रेत पर और वोटर लिस्ट से नाम काटता जाएगा पागलों के, भिखारियों के और पुलों के नीचे रहने वाले असंख्यकों के, और जाकर बताएगा ईश्वर को कि सरकारें चुनने का हक भी उसी को हो जो बीचों बीच रह सकता है, न गुम हो जाता हो अपनी ही नसों के जंगल में, न डूब जाता हो अपने ही खून के जार में। एक दिन वे वहां बैठेंगे और दुनिया की सफाई पर विचार करेंगे। ये दुनिया की सफाई पर विचार करने वाले कौन लोग हैं? ये ईश्वर कौन है जिसके सामने सारा कुछ हो रहा है, जो इस प्रबंधन की युक्ति पे ध्यान दे रहा है? इसके प्रतीक को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए उनका शिल्प, जो ये किसी ईश्वर जैसे मनुष्य की, जैसे जिसके भक्त सारे हुए जा रहे हैं। ये भी पुरानी कविता है, औसत के राजमार्ग पर। इसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। सर्कस जैसा कुछ था, चमत्कार की चमकार में रंग बिरंगा, है रानी में नंगा, एक बौने के ऊपर संरक्षणार्थ या हायरार्की के सुप्रसिद्ध कानून के हितार्थ, और इसलिए भी कि ब्रह्मांड की सिकुड़ती नली में पृथ्वी सुरक्षित रहे, एक और बौना तैनात था। कहते थे कि उलझे उलझे शब्दों में कि राजा नहीं, प्रजा नहीं, भगवान नहीं, भक्त नहीं, कि फाजिल नहीं, जाहिल नहीं, आसान नहीं, सख्त नहीं, सिर्फ मीडियोकर ही दुनिया को बचाएगा, कि कृष्ण का, कि राम का, कि ख्रिस्ट का, कि वेस्ट का और ईस्ट का मिला जुला एक खुदा आएगा। वह होगा प्रतिभा संपन्न, अनुगामी, सत्ता तक जब पहुंचों का अंतर्यामी। तो ये कविता और लंबी है, मैं पूरी कविता पढ़ने के मोह से खुद को फिर बचाना चाहता हूं, क्योंकि आर्य चेतन क्रांति की एक काव्य संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो साझा करने योग्य है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दुनिया 21वीं सदी की बहुत जटिल है। सांप्रदायिकता का विकराल होता राक्षस, हमारे घर तक पहुंचता हुआ बाजार, सत्ता लगातार लोकतंत्र की आड़ में फांसीवाद का खेल खेलती हुई, और लगातार मनुष्य को कम मनुष्य रहने के लिए मजबूर करती पूरी व्यवस्था, नई नौकरियां, नए प्रबंधन, जैसे सब कुछ मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रबंध की युक्तियां हैं, और इनके बीच जो हमारे समय की हिंसा है वो लगातार स्वीकार्य, लगातार जैसे पूज्य हुई जा रही है। आर्य चेतन क्रांति इस पूरी जटिलता को, इसके मनोविज्ञान को अपनी कविता में पकड़ते हैं। लेकिन उसके पहले 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी। मुझे मंगलेश जी की, विष्णु खरे की, सबकी कविताएं याद आती हैं। एक बहुत दुख में डूबी कविता आर्य चेतन क्रांति ने भी लिखी, और वह कविता जो थी, हत्यारे साधु जाएं हत्या करने मेरा ये शाप लेकर, धर्माचार्यों तुम्हारे दिन तो जा ही चुके थे बरसों पहले, लो अब तुम्हारा धर्म भी गया, हत्या पर हत्या करके भी अब तुम उसे लौटा नहीं सकते, तुम्हारी हवस की लपटों बीच अकेला असहाय निहत्था खड़ा भगवान के भी सहारे बिना, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ तुम्हारी क्षय हो, सतत पाताल के सबसे गंदे कुएं में जाकर तुम गिरो, मारीच जैसी मरा था वैसी मौत तुम मरो, और लौट लौट कर रावण के कुल में ही जन्मो, अनंत काल तक, जब तक पूरी लंका और पूरी अयोध्या न हो जाए नष्ट।
इस कविता के दुख को, इस कविता के मर्मभेदी चीत्कार को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। मैंने फिर आधी कविता पढ़ी है, पूरी कविता और आगे जाती है। बहरहाल अब आते हैं उनके दूसरे संग्रह वीरता पर विचलित पर। इस संग्रह तक आते आते अपनी काव्य भाषा को जैसे चेतन और तराश रहे हैं। ये जो समय है, इस समय से लड़ने की युक्तियां क्या हैं? एक तो हम प्रतिरोध की जो आम भाषा है बोलते रहें। एक तो हम अपना दुख जताते रहे, अपना गुस्सा जताते रहे। एक तरीका चेतन क्रांति ने और निकाला है, वो उपहास का, जिसको हम व्यंग्य बोलते हैं। वो व्यंग्य पर्याप्त नहीं है, उसको समझना होगा तो उस उपहास से समझना होगा, उस ठोकर मारने वाली सच्चाई से समझना होगा, जिसको धीरे धीरे अपनी कविता में ये लाते हैं। कभी गीत में, कभी किसी और तरह की पंक्ति में। भय प्रवाह इनकी एक कविता है। हमारे समय में जिस तरह डराने की कोशिश चल रही है, फिर दोहराता हूँ, ये समय बदला नहीं है और भीषण और रक्ताक्त और खूंखार होता गया है। बदलाव बस इतना है। भय प्रवाह कविता है और इसका शिल्प देखिए, ये कई हिस्सों में बटी कविता है। मैं इसका एक हिस्सा चाहता हूं पढ़ना। इसका शिल्प कमाल का है। भय प्रवाह। लीजिए हम डर गए, लीजिए हम मर गए, आप ही यहां रहें, आप ही अपनी कहें, आपकी सरकार है, आपका व्यापार है। हम अगर लड़े भी तो, सामने पड़े भी तो, आप कर देंगे फना, आपका भुजबल घना, आपकी जांघों में दम, आपकी आंखों में यम। आप चल दें जिस तरफ, हो जाए प्रलय उस तरफ। सुर असुर सब आप ही, आप जी, सींग खुर सब आप जी। आपको संशय नहीं, आपको कुछ भय नहीं, आपसे सीता डरे, मंदोदरी छिपती फिरे। आप पंडित, आप जज, आपका ऊंचा ध्वज। और इसकी दूसरी कविता पढ़ के, दूसरा हिस्सा पढ़ के इस कविता का, लीजिए हम बैठ जाते हैं उधर, अब आप चलिए, ठीक है इतना जरूरी है तो पहले राख मलिए। अब उठें, उठकर कहें जो मन में है खुलकर कहें, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ठीक कुछ बेहतर कहें। हर सड़क का नाम स्वदेशी, जी साहिब कर दिया, हर तरफ हुक्काम स्वदेशी, जी मालिक कर दिया। औरतें साड़ी में निकलें, ओ तेरे जी भेज दी, साथ में सिंदूर की डिबियाएं भी जी भेज दी। पढ़ने लिखने सोचने वाले भी साहिब जा चुके, मीर खुसरो जोश मंटो और गालिब जा चुके। ज्ञान के भूखों को भी संतुष्ट हमने कर दिया, वेद सबके सामने एक एक कॉपी धर दिया। और कर दिया जी कर दिया, इतिहास का भी सब ठीक ठाक, बालकों के मुंह पे चिपका दी है एक एक गज की नाक। तो ये जो कविताएं हैं, इनको आप जितना पढ़ते जाएंगे, आप इसमें जो उपहास, इसमें जो प्रतिध्वनि है, एक तरह के गुस्से को जो हिंदी कविता पहले भी व्यक्त करती रही है, उसको जिस नए अंदाज में, जिस नई तलखी के साथ वो कहते रहे हैं। मतलब इस दौर में जो मर्द मदानता हम कहते हैं कि स्त्रीवाद का दौर है, लेकिन मर्दानगी जैसे कम होने को तैयार नहीं होती, वो उसके नथुने जैसे फूले हुए हैं। एक कविता उनकी मर्दानगी पे है। इतनी सारी कविताएं हैं, मैं क्या सुना पाऊंगा क्या नहीं, ये भी देख रहा हूं, लेकिन एक कविता मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, मर्दानगी। पहला नियम तो ये था कि औरत रहे औरत, फिर औरतों को जन्म देने से बचे औरत। जाने से पहले अक्ले मर्द ने कहा ये भी, मर्दों की ऐशगाह में खिदमत करे औरत। इतनी अदा के साथ जो आए जमीन पर, भला वो कैसे पांव भी रखे जमीन पर। बिस्तर पे हक उसी का था, बिस्तर उसे मिला, खादिम हो जाके बाद में सोए जमीन पर। इस तरह खेल सिर्फ ताकतों का रह गया, एहसास का होना था, हिकमतों का रह गया। सबको जो चाहिए था वो मर्दों ने ले लिया, सबसे जो बच गया वो मोर औरतों का रह गया। यूं मर्द ने जाना कि मर्दानगी क्या है मर्दानगी क्या शय। छाती की नाप, जांघिए का बांकपन क्या है। बाहों की मछलियों को जब हुलकारता चला, पीछे से फूल फेंक के देवों ने कहा जय। बाद इसके जो भी सांस ले सकता था मर्द था, जो भी सड़क हकता मूतता हकता था मर्द था। घुटनों के बल जो रेंगता था मर्द था वो भी, पीछे खड़ा जो पांव मसलता था मर्द था।
तो ये कविता है, उसकी आखिरी हिस्से को पढ़ देता हूँ। मर्दानगी को थाम के बीमार चल पड़े, बूढ़े जवान ना किसो लाचार चल पड़े। मर्दानगी के बांस पे ही टांग के झंडे, करने वतन की देख रेख यार कर चले। क्या इत्तेफाक है कि हमारे समय में धर्म, मर्दानगी और ये सारा कुछ राष्ट्रवाद सबका घालमेल चल रहा है, और उस घालमेल के बीच हम उसके प्रतिकार को कैसे कविता में रखें, कैसे उसको ठीक से व्यक्त करें। मैं एक कविता और खोजने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है संघे शक्ति। अगर वह मुझे मिल जाती है तत्काल तो मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। ये शायद शोक नाच में ही शामिल हो। मैं उस संग्रह को फिर से निकाल रहा हूँ और देखता हूँ कि अगर एक कविता मुझे मिल गई, क्योंकि वह कविता हमारे समय की पूरी जो प्रवृत्ति है राजनीति के नाम पे की जाने वाली, रखी जाने वाली, हाँ ये कविता है हत्यारे साधु जाए के बाद उन्होंने लिखी थी। और मैं जिस उपहास की बात कर रहा हूँ, जिस ठोकर लगाने वाली, ठोकर मारने वाली कविता की बात कर रहा हूँ, वो जो कविता है वो यहाँ है। और हाँ, संघे शक्ति, इसको सुनिए। लो आ गए अतीत की भूलों को सुधारने वाले, वे तुम्हारी स्मृतियों में संशोधन करेंगे, तुम्हारे अनुभवों को नई तरतीब देंगे, और दुर्गनुमा संस्कृतनिष्ठ हिंदी में तुम्हें बताएंगे कि हत्या करने के लिए तुम्हें कितने अनुशासन की जरूरत है, कि हत्या करने के लिए तुम्हें कितने आत्मानुशासन की जरूरत है, कि रक्त से निर्लिप्त रहने के लिए तुम्हें कितनी आत्मिक शांति चाहिए। वे सुबह सवेरे तुम्हारे पार्कों में लाठियां भांजेंगे और देश प्रेम के मुर्दा गीत गाकर तुम्हारे बच्चों को डराएंगे, और तुम्हारी हरी घास और तुम्हारे गुलाबी फूलों को अपनी टांगों के घने काले बालों से नीचा दिखाएंगे। एक बड़ा अनगढ़ खाकी निक्कर पहनकर वे नुक्कड़ पर खड़े हो जाएंगे और डायना हेडन के गाउन और तुम्हारी बेटी के जीन्स पर फप्तियां कसेंगे। वे सुबह तुम्हारे पार्कों में लाठियां भांजेंगे और देश प्रेम के मुर्दा गीत गाकर तुम्हारे बच्चों को डराएंगे, और तुम्हारी हरी घास और तुम्हारे गुलाबी फूलों को अपनी टांगों के घने काले बालों से नीचे दिखाएंगे। एक बड़ा अनगढ़ खाकी निक्कर पहनकर वे नुक्कड़ पर खड़े हो जाएंगे और डायना हेडन के गाउन और तुम्हारी बेटी की जीन्स पर फप्तियां कसेंगे। इस तरह ये तुम्हें सिखाएंगे कि भद्र होने के लिए कितना भद्दा होना जरूरी है, भद्र होने के लिए कितना भद्दा होना जरूरी है। अचानक जैसे ठोकर लगाते हैं, बिल्कुल ठोकर सी मारते हैं आर चेतन क्रांति। जो मैंने कहा था, इस समय के विद्रूप को, इस समय के बाजार को, इस समय की सत्ता को वो तरह तरह से लिखते हैं। कविताएं और मैं सुनाना चाहता था, लेकिन एक आखिरी उनकी नज्म, उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं। मैं एक लेख मैंने उन पे लिखा था, और लिखा था कि उनको पढ़ते हुए कभी रघुवीर सहाय की याद आती है, दूसरी बार पढ़ते हुए उनको देवी प्रसाद मिश्र की याद आती है, तीसरी बार पढ़ते हुए धूमिल तक की याद आती है। लेकिन आर चेतन क्रांति अपना एक अलग मुहावरा, अपने कई मुहावरे बनाते हैं जो इस सदी के सच को तार तार करने के हमारे काम आते हैं। ये जो कविता है, नज्म है, देखिए। दुकान ये हवेली के दालान में खुल गई, चौक पर आन की आन में खुल गई, शहर में जब न बाकी रहा कोई घर, वो उठी जाके श्मशान में खुल गई। दुकान जिसे भी देखिए खोले दुकान बैठा है, चटाई डाल के हर खानदान बैठा है, कहीं रोटी कहीं पानी, कहीं बिकती है हवा, कहीं पलड़े में खुद इंसान आन बैठा है। उठाए कीमतों की तख्तियां फिरते हैं सभी, जो बिक चुके हैं उन्हें और भी बिकना है अभी। इधर ये जिस्म के अज्जा की सेल जारी है, उधर वो छूट बढ़ा दी गई ज़मीर पर भी। आइए पाइए जो चाहिए वो हाजिर है, सामने जो भी है सब आपकी खातिर है।
जो खरीदार नहीं है वो यहाँ काफिर है, इस ज़माने का खुदा कोई नहीं ताजिर है। ताजिर यानी तिजारत, व्यापार करने वाला। और जहाँ से शुरुआत हुई थी ज़माने के खुदा को आवाज़ देने वाली, अंत आते आते पता चल जाता है कि खुदा कौन है, किसके साथ चल रहा है। दोस्तों शुक्रिया। अभी ये श्रृंखला स्थगित तो नहीं की जाती है, लेकिन इसमें एक अंतराल आएगा और हम कविता और साहित्य से जुड़े विषयों पर ही बात करते रहेंगे। देखते रहिए जनपक्ष। धन्यवाद।